नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना पसंद करेंगे। तो देखो, अगर बच्चे क्या है फ्री हैं और उन पे क्लास में कुछ काम नहीं दे रखा है तो कहीं ना कहीं वो अनुशासनहीनता वाले काम करेंगे, उपद्रव करेंगे, हल्ला करेंगे। लेकिन अगर आप छात्रों को बिजी रखेंगे, उन पर कुछ उत्तरदायित्व सौंपेंगे तो वो क्लास को अनुशासन बनाए रखेंगे। तो इसलिए 1 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, उन पर आप कुछ उत्तरदायित्व सौंपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो देखो, बुद्धि हो गया, तर्क शक्ति या भाषा प्रयोग की क्षमता, ये तीनों बालक के सामाजिकरण विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन नहीं है पूछा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सामंजस्यपूर्ण विकास का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और करेक्ट आंसर क्या है 3 का वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बच्चे के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का संतुलित तरीके से विकास करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं। देखो, जब आप कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं तब आपको किसी की हेल्प जरूर चाहिए रहती है जो आपका मार्गदर्शन करें। और हमारा मार्गदर्शन कौन कर सकता है, अपने सगे संबंधी कर सकते हैं जिनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे मित्र भी हैं जो जिस लाइन में हमको जाना है, चाहे हमको करियर चूज करना है, अगर उसमें किसी ने करियर चूज कर रखा हमसे पहले और हमको क्या है वो मार्गदर्शन दे सकता है, चाहे हमारा मित्र ही क्यों ना हो। और हमारे माता पिता तो सदैव हमको क्या है मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो इसलिए 4 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसंधान प्रक्रिया निम्न में से किसका केंद्रीय महत्व है। तो अनुसंधान प्रक्रिया यहाँ पे किसका केंद्रीय महत्व है। तो 5 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, चिंतन स्तर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रदान करने वाला घटक क्या है। तो उत्तेजना हो गया, दंड और प्रोत्साहन, ये सभी हमको क्या है कुछ टाइम के लिए हमको मोटिवेशन देते हैं ना। अगर हमको दंड में मिल गया, फॉर एग्जांपल हमारे क्या है टीचर ने हमको डांट दिया तो हमको क्या है कुछ टाइम तक वो भी मोटिवेट करेगा और हम किसी भी काम को जल्दी से करेंगे। कोई हमको प्रोत्साहित करता है या कोई हमको उत्तेजित करता है, ये सभी हमारे क्या है प्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कारण से यदि आपका कैरिकुलम या पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है और इसी बीच आपको एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि जैसे ये है कि विवाह में आप सम्मिलित नहीं होंगे, तो फॉर एग्जाम्पल वो आपके किसी सगे संबंधी का ही वहाँ पे विवाह हो तो आपको जाना भी उचित है, तो आप एक्स्ट्रा क्लास लेके शादी समारोह में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो क्या है, आप उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देंगे। नहीं, देखो वो होमवर्क नहीं ला रहा है तो कुछ तो रीजन होगा ना उसका, तो बिना रीजन आपने जाने पहचाने उसको ऐसा नहीं कि क्लास में फेल कर दिया, बी आप उसे दंडित करेंगे। दंड तो आप बच्चे को दे ही नहीं सकते और ये उसने इतना बड़ा कोई बुरा काम भी नहीं किया है, ठीक है। और सी है आप उसकी निंदा करेंगे। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना था कि आप पहले कारण पूछें कि बेटा आपने आज होमवर्क करके क्यों नहीं लाया है। हो सकता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसकी तबीयत ही खराब हुई हो, ठीक है। तो बिना कारण जाने आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
शिक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है नो का वो क्या है? ये सभी ज्ञान हो गया, अभिवृत्तिका और कौशल, ये सभी शिक्षा प्रक्रिया में शामिल तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो कौन सा है वो? तो वो है बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय भवन में निम्नलिखित में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो देखो यहाँ पे सम्मिलित कौन सा है? नेशनल हाईवे कहाँ है? विद्यालय भवन में तो बिल्कुल नहीं होता है, तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। ए, बी और सी ये तीनों कहाँ है? हमारे विद्यालय या स्कूल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यालय में कैंटीन का उपयोग होता है? तो विद्यालय में कैंटीन का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए है जलपान के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे? तो हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखेंगे। तो यहाँ पे जो 13 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आप उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, खुश रखेंगे आप उनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शोध की प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है क्योंकि इसमें सांख्यिकी की ... के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे ... में? तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। विधियों एवं आंकड़ों के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष इसमें निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे ज्ञान, बोध, संश्लेषण, यानी कि 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, तो उनके पास क्या होता है? तो 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उनके पास कार्य परिहार अभिविन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण, यहाँ पे ये गलत ऐड हो रखा, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है? तो कहाँ, किस विधि के द्वारा छात्र क्या है आपकी कक्षा में ज्यादा आएंगे और आपकी कक्षा में रुचि लेंगे? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि। तो मैंने कई बार क्लास में बता रखा है, व्याख्यान विधि बहुत पुरानी एक टीचिंग मेथड है जो कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है वो चुपचाप बैठा रहेगा कोने पे और सुनता जाएगा, और जो टीचर है वो आएगा, लेक्चर देगा और जाएगा। उसको नहीं मतलब कि अब मेरे स्टूडेंट ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। बी है चर्चा विधि, सी है पुस्तक विधि, या डी है यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। तो 17 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है चर्चा विधि। जब आपस में एक टीचर और एक स्टूडेंट किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे तो क्लास एक्टिव होगी, और उस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो एक अध्यापक की क्लास में रुचि लेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाता है? आप अपने बच्चों को लाइब्रेरी भेजते हैं तो आप उनको क्या निर्देश देंगे? तो 18 का जो राइट आंसर है वो है वह शांत रहें और पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने दें, क्योंकि वहां पे वो अगर उपद्रव करेंगे, हल्ला करेंगे तो खुद का डिस्टर्ब भी करेंगे और दूसरे बच्चे का भी करेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है? तो इससे क्या होगा, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, तो सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। बिल्कुल सही है। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको उनकी रुचि भी पता होनी चाहिए, उनका लेवल भी पता होना चाहिए, उसी बेस पे हम उनको टीचिंग देंगे। बी है, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे पीरियड में केवल पढ़ा ही रहे हो तो बच्चे क्या है, वो छोटे बच्चे हैं, वो बोर हो जाएंगे। तो मनोरंजन भी बीच बीच में करना जरूरी होता है। ऐसा तो है नहीं वो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूजी पीजी कर रहे हैं, तो आगे से क्या है, टीचर आएगा, प्रोफेसर आएगा और लेक्चर देगा और चले जाएगा। लेकिन वो बच्चे हैं, हमने पूर्ण रूप से उनका ध्यान रखना है कि अगर वो बोर हो रहे हैं तो उनका हम मनोरंजन भी करेंगे। उसी अध्यापक जो है उसको अपने विषय पर भी पूर्ण अधिकार हो, तभी वो अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाएगा। तो इसलिए 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है,
शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या होनी चाहिए? जो शिशु शिक्षा है इसकी जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो शिशु है, एक जो बच्चा है, उसको जितना उसकी माँ जानती है उतना कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, तो इसलिए शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी अगर माँ पर हो तो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर पाता है, बच्चा भी सब कुछ जल्दी से कैच कर पाता है और सब कुछ जल्दी से उसके अंदर डेवलप हो जाती है चीजें। क्वेश्चन नंबर 22 है, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? तो माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है इसका नियंत्रण होना चाहिए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? तो किस बात पर ध्यान रखा जाता है? तो यहाँ पे जो 23 है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी किस पर होती है? तो ये होती है स्कूल के प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है? तो कब आपको एज अ टीचर सबसे अधिक परेशानी महसूस होगी? जब क्या होगा, जो यहाँ पे 25 है इसका सही आंसर क्या है कि जीवन मूल्य, जब आपके जीवन मूल्यों में गिरावट आएगी तब आपको सबसे अधिक क्या है, परेशानी महसूस होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यवेक्षण का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी है कि छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ने में मदद करना। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति में संकीर्णता की समाप्ति के साथ साथ क्या विकसित होता है? तो इसके साथ साथ क्या विकसित होता है? सामाजिक समानता विकसित होती है, अंतरराष्ट्रीय समझ और सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन है 27 के यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल शिक्षार्थी अपने विकासात्मक दौर में पर्यावरण को देखते हुए कहाँ से सर्वप्रथम सीखता है? तो सर्वप्रथम वो कुछ भी चीज सीखता है, ठीक है, एक बालक वो सीखता है अपने घर परिवार से। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले बोलता हुआ अपने घर में, रोता हुआ अपने घर में, हंसता हुआ अपने घर में है, तो चलना हुआ अपने घर में सीखता है, तो सब कुछ अपने घर से ही सीखता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। और प्रथम जो उसके टीचर होते हैं उसके माँ बाप ही होते हैं जो उनको सब कुछ सिखाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? तो कौन सा पाठ है वो? जो अत्यंत सरल हो, या जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो, सी है जो मूर्त रूप से प्रस्तुत किया गया हो, या इनमें से कोई? देखो, जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल होगा तो विद्यार्थी उनमें क्या इंटरेस्ट लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो चीज हम डिटेल्स में वो अच्छे से समझ के पढ़ते हैं वो हमेशा हमको क्या है, याद रह जाता है। इसलिए 29 का करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्थक अधिगम क्या है? तो सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी, और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।